नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम देखेंगे कि वो बिंदु या तथ्य कौन कौन से हैं जो कि वास्तव में उनका बहुत महत्व है और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ते समय हमें वो चीज़ आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं मीन या मान। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में सबसे अधिक विश्वसनीय मान ज्ञात करना होता है तो उस केस में हम मीन ज्ञात करते हैं। अगर मीडियन मॉड में अगर कहा जाए कि सबसे विश्वसनीय कौन सा मान होगा केंद्रीय प्रवृत्ति का, तो वो होगा मीन। दूसरी बात है कि हम जब सारे स्कोर्स को इंपॉर्टेंस देना होता है उस केस में हम मीन ज्ञात करते हैं अर्थात माध्य ज्ञात करते हैं। उसका एक हम एग्जांपल लेके देखें कि किस तरीके से फार्मूला है। अगर अनुरूप डेटा की बात करें तो n अर्थात इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 xn, इसमें से अगर कोई एक स्कोर अगर हमें नहीं पता है तो हम मीन नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब सभी स्कोर्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और इसीलिए ये सबसे अधिक विश्वसनीय भी है कि इसमें हम किसी भी स्कोर्स को इग्नोर नहीं करते हैं, सारे स्कोर को हम कंसीडर करते हैं। थर्ड है कि जब हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उस केस में ही हम मीन निकालते हैं। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम मीन नहीं निकाल सकते हैं और अगर मीन निकालेंगे तो वो मीन ठीक नहीं निकलेगा, वो मीन गलत होगा। वो या कहते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति को ठीक ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उस केस में फिर हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के दूसरे मानों को निकालने की जरूरत होगी। थर्ड है कि जब हमें दो ग्रुप की तुलना करनी होती है उस केस में भी हम मीन निकालते हैं, या दो या तीन ग्रुप की तुलना करनी होती है, क्योंकि अगर हमने किसी ग्रुप को तुलना करनी है दो ग्रुप की तो हम वन बाय वन नहीं करेंगे, हम एक ग्रुप का मीन निकालेंगे, दूसरे ग्रुप का मीन निकालेंगे और उसके आधार पर हम उनकी तुलना कर सकते हैं कि जिसका मीन ज़्यादा है वो ग्रुप अच्छा है, जिसका मीन कम है वो उस ग्रुप से थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, दो ग्रुप या तीन ग्रुप की बात कर सकते हैं। वो सेंट्रल टेंडेंसी में और भी कर सकते हैं, और भी चीज़ का लिंक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जब हमें उच्च सांख्यिकी का मान ज्ञात करना होता है उस समय भी हम मीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमें करना पड़ेगा। अगर हमें एनपीसी कैलकुलेट करनी है तो हम मीन का सहारा लेंगे। अगर हमें टी टेस्ट निकालना है उस समय भी हमें मीन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम अगर कहें कि अगर उच्च सांख्यिकी या हायर स्टैटिस्टिकल टेक्निक का अगर हमें यूज करना है तो उस समय भी हम मीन का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ साथ एक सवाल आता है अक्सर कि अगर हम किसी डेटा के सभी स्कोर्स में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दें तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस दृष्टिकोण से ये है कि अगर आप नेट या टेट का एग्जाम देते हैं तो उसमें ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि 4 प्लस 4 5 6 और इसका हम मीन निकालें। मीन निकालेंगे तो क्या आएगा इसका 5, इसका मीन 5 आएगा। हमें मालूम है कि इनको जोड़ के और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा। अब हमसे पूछा जाए कि कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, मान लीजिए कि हमने वो कांस्टेंट वैल्यू 2 ले लिया। अब हम देखें कि सारे स्कोर्स में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो उसके मीन में क्या फर्क पड़ेगा। हम अभी से आपको बता दें कि जितनी जो कांस्टेंट वैल्यू सारे स्कोर्स में ऐड की जाती है वो उसके मीन में ऐड हो जाएगी, यानी कि उसका मीन उतना बढ़ जाएगा। हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं कि 4 में अगर हमने 2 कांस्टेंट वैल्यू ऐड किया तो क्या आ जाएगा 6, 5 में किया तो 7, 6 में किया तो 8 अपॉन 3, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 21 अपॉन 3 7। अगर हम इसको इस तरीके से करें तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। पहला मीन हमारा क्या था 5, कांस्टेंट वैल्यू हमने जोड़ी 2 और
नया आ गया 7। तो अगर हम नहीं भी सॉल्व करना चाहते हैं और कभी हमें कंफ्यूजन होती है तो कोई छोटा सा एग्जांपल लेके हम निकाल सकते हैं कि किस तरीके से अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड की जाती है तो उसके मीन पे क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से कभी कभी ये पूछा जाता है कि किसी प्रदत्त के या किसी आंकड़े के या किसी डेटा के सभी स्कोर्स में कोई कांस्टेंट वैल्यू घटा दी जाती है तो उसके मीन पे क्या फर्क पड़ेगा। सेम वही रहेगा कि अभी इसमें जितना कांस्टेंट वैल्यू ऐड किया था वो मीन उतना बढ़ गया था, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू उतनी घटाते हैं तो उतना उसके मीन से घट जाएगा, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने गुने बढ़ जाएगा, अगर हम उसने डिवाइड करते हैं तो उतने गुने उसका घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मीन हम या वो फर्क पड़ेगा। अब हम आते हैं मीडियन पे। मीडियन कभी कभी सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इस साथ में भी पूछा जाता है कि मीडियन हम किन परिस्थितियों में निकालते हैं या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि हमें मीडियन निकालना चाहिए। तो अगर सबसे पहला तो वही है कि जो हमने मीन में कहा था कि अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम मीन निकालेंगे। यहाँ पर है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उस केस में हम मीन नहीं निकालेंगे, उस केस में हमें मीडियन निकालना होगा। ठीक, दूसरी बात है कि अगर हम किसी भी आंकड़े का मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं, मध्य बिंदु निकालना चाहते हैं या सेंट्रल बिंदु निकालना चाहते हैं, उस केस में भी हमें मीडियन निकालना होगा। हम मीन से उसका मध्य बिंदु नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेटा दिया गया है, अगर इसका मिड पॉइंट में निकालना है तो यहाँ पर हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो आप उसमें बता सकते हैं। तीसरा है कि अगर हमें मान लीजिए क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है या परसेंटाइल निकालना है, उस केस में भी हमें मीडियन निकालना आना चाहिए। अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन और अगर हम मीडियन नहीं निकालना जानते हैं तो ना हम क्वार्टाइल डेविएशन ठीक ढंग से निकाल पाएंगे ना परसेंटाइल निकाल पाएंगे। आगे जब हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड परसेंटाइल पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसी के फार्मूले को यूज करके हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन और परसेंटाइल निकाल सकते हैं। मीडियन में क्या होता है, किसी ग्रुप को हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन में किसी ग्रुप को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे और परसेंटाइल में 100 या 100 बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो उसके हम लोग फार्मूले को भी इसी मीडियन के फार्मूले से हम आगे लेके उसको ड्राइव कर लेंगे और निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहा जाए कि कोई सेंट्रल टेंडेंसी में अगर कि हमें शीघ्रता से अगर हमें निकालना है सेंट्रल टेंडेंसी, तो उस केस में भी हम मीडियन याद करेंगे, क्योंकि हम मीन से जल्दी मीडियन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम उसमें स्कोर को ऐड करना होता है। इसमें हम सीधे n को इम्पोर्टेंस देते हैं कि n किस तरीके का है और उसके आधार पर हम आराम से मीडियन निकाल लेते हैं। एक सवाल और होता है इसमें कि मान लीजिए कि कुछ स्कोर अपर लिमिट के या लोअर लिमिट के कुछ स्कोर हमें नहीं पता है, तो उस केस में आप क्या याद करेंगे, तो उस केस में भी हम मीडियन ही याद कर सकते हैं, क्योंकि हम मालूम है कि अगर एक भी स्कोर ज्ञात नहीं है तो हम मीन नहीं निकाल सकते हैं। मीडियन कैसे निकाल सकते हैं इसका एक हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। मान लीजिए कोई इसका n हमारा ऑड है या विषम संख्या है, और हम इसका देखें कि किस तरीके से अगर हम कोई नंबर चेंज कर दें तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या अगर नहीं भी ज्ञात है तो फर्क पड़ेगा या नहीं। मान लीजिए ये 4 है, 7 है, 11 है, 15 है, 21 है, 1 2 3 4 5। n क्या हो गया यहाँ पर 5। अब हम मीडियन निकालें, इसका फार्मूला क्या होगा, ऑड वाला लगेगा n + 1/2 इसको n क्या है 5 + 1/2 6/2 = इसको। अब थर्ड नंबर कौन सा होगा इसमें 11, क्योंकि आप हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए नहीं अरेंज किया क्योंकि ऑलरेडी हमको इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर यहाँ पर 4 की जगह हम x कर दें और 21 की जगह y कर दें, तब भी हम मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक स्कोर हमें नहीं ज्ञात है, लेकिन इतना ज्ञात है कि 7 से छोटी होगी और ये 15 से बड़ी होगी। अगर हम यहाँ पर 4 की जगह 3 कर दें और यहाँ पर हम 21 की जगह 20 कर दें,
तब भी मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। अब आता है मॉड या बहुलांक। बहुलांक में हम जब पहले बात किए थे उस समय बताया था आपको कि मॉड तो सबसे पहला तो ये है कि अगर कोई एक डेटा दिया हुआ है और उसका आपको मीन मीडियन मॉड निकालना है तो आप मीन निकाल लीजिए, मीडियन निकाल लीजिए और आप इस रिलेशनशिप से आप आराम से मॉड निकाल सकते हैं। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप आराम से मॉड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको कोई रफ सेंटर टेंडेंसी निकालना है और आपको रफ डाटा निकालना है बहुत ही स्थिरता के साथ, तब उस केस में भी आप मोड ही ज्ञात करेंगे या बहुलांक ही ज्ञात करेंगे। और अगर मान लीजिए कभी कभी पूछा जाता है कि क्लास में बच्चे एब्सेंट हैं और उसको निकालने के लिए कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करना होगा, उस केस में भी आपको मोड या बहुलांक ही ज्ञात करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, और ये हमें लगा कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपको आने चाहिए, इसलिए हमने इस पे बात की। आगे के वीडियो में हम लोग अब देखेंगे कि किस तरीके से मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या कि विभिन्न विचलनशीलता के मान किस तरीके से ज्ञात किए जाएंगे। धन्यवाद।